हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड का कोर्स 501 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें 10 यूनिट हैं। 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 9th यूनिट को आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड ब्लॉक जो है वो चल रहा है हमारा कोर्स 501 का, और ये सारी की सारी क्लासेस जो कि एनआईओएस का मटेरियल है डेफिनेटली। सो वो जो है एनआईओएस के बच्चों के लिए, यानी कि डीएलएड जो कर रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ DSSB के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। या स्पेसिफिकली अगर आप कहीं भी प्राइमरी टीचर के लिए यानी पीआरटी लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम आएगा, सो एनसीईआरटी 11th-12th की साइकोलॉजी की, उसके साथ साथ आपको पेडागोजी के लिए ये जो डीएलएड का मटेरियल है ये करना जरूरी है। बिकॉज पीआरटी वही स्टूडेंट्स, मतलब प्राइमरी लेवल पे वही पढ़ाएंगे ना टीचर्स जो उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर बैचलर्स की होगी। ठीक है, सो इसलिए बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी चीजों का मटेरियल जो है जो उस लेवल पे पढ़ाया जाता है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो 9th यूनिट है प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज। तो जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, चाहे वो एससी है, एसटी है, या सीएस वो क्या बोलते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड, CWSN है, तो वो सारे जो भी एरियाज में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उन सबको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि उनकी एजुकेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हर्डल्स आ रही हैं। सो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीजें इस चैप्टर में होने वाली हैं। सुनिएगा ध्यान से, सुनेंगे समझेंगे तो आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है। और दूसरी चीज, बीच में छींक वगैरह आ सकती है, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, बट स्टिल आई थॉट कि 2 दिन हो गए हैं और एनआईओएस की कोई क्लास नहीं गई है, इसलिए मैं ये क्लास जो है आज तो अपलोड कर ही दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम देखें जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो उस डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इश्यूज क्या है। सो उन इश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू आता है एक्सेस और रिटेंशन का, यानी एक तो उनके आसपास स्कूल का अवेलेबल ना होना या उनको एक्सेस ना होना एजुकेशन की, प्लस अगर एक्सेस है भी, अगर एक्सेस प्रोवाइड करवा दी तो रिटेंशन ना हो पाना, यानी कि बच्चे स्कूल में टिक नहीं पा रहे हैं, रीजन चाहे जो भी हो। ठीक है। सो एक्सेस और रिटेंशन से रिलेटेड इश्यूज हैं। लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें 20th सेंचुरी में, तो जो DPEP प्रोग्राम जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं, वो जो MHRD ने, जो कि अभी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने जो DPEP चलाया था वो भी तो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही था ना। सो उसकी वजह से मतलब एफर्ट सारे के सारे किए गए ताकि हम एक्सेस और रिटेंशन को एनहेंस कर सके। उसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान भी बहुत बड़े लेवल पे चलाया गया और इन दोनों की सक्सेस भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली, बट स्टिल मतलब 100% एनरोलमेंट का जो सपना है हमारा, वो तो अभी भी रहता है ना कि 100% बच्चे एनरोल हो जाएं और सारे के सारे रिटेन भी करें। ऐसा ना हो कि बच्चे रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो ये दोनों सपने जो हैं ये अभी रहते हैं हमारे 100% एनरोलमेंट और रिटेंशन के, और ये एक चैलेंज हो जाता है हमारे सामने कि हम इस ड्रीम को कैसे फुलफिल करें। सो उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो प्राइमरी लेवल पे टीचर्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है। सो उन टीचर्स को किस तरीके से जो है ध्यान रखना है, किस तरीके से चीजों को पढ़ाना है, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर बच्चा चलो एनरोल हो भी गया तो रिटेन करना टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है। तो सब ये इश्यूज हो गए। अगर हम देखें कि जो SC चिल्ड्रन है, शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे हैं, उनकी जो एजुकेशन है उसमें हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, कैसे हम उनकी जो नीड्स हैं उसके उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो उनकी नीड को एड्रेस करते हुए उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना और उनको इंक्लूजन में लेके आना, यानी कि उनको भी पढ़ाई में इंक्लूड करना। तो उसके लिए कुछ सजेशंस जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो एस्टैब्लिशिंग norm of behavior within the school for teachers, school staff and student। आपने देखा होगा स्पेसिफिकली पहले जमाने की अगर मैं बात बताऊं, थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम बात करें, सो एक एक्सक्लूजन सा फील होता था SC चिल्ड्रन जो है उनको। हो सकता है अभी भी कुछ जगह पे हो, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो, चाहे वो स्कूल के स्टाफ की तरफ से हो कि अरे ये तो SC है। स्पेसिफिकली कई बार उनको बहुत सारी टर्म्स जो है या टर्मिनोलॉजी जो है उससे भी कह के बुलाया जाता है, जिस वजह से रिटेंशन नहीं हो पाता और वो स्कूल छोड़ देते हैं। बिकॉज वो एक ह्यूमिलिएट करने वाली सिचुएशन आ जाती है ना कि आप कुछ भी बोल रहे हैं उनको, जस्ट
बिकॉज वो उनकी कास्ट वो है, तो वो जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ नॉर्म्स जो है कि बिहेव आप कैसे करेंगे, तो वो नॉर्म्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे ताकि टीचर, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट सब लोग जो है एक अप्रोप्रिएट वे में बिहेव करें और स्टूडेंट्स जो है उन लोगों के बिहेवियर की वजह से रिटेंशन नहीं हो पा रहा और ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो सिचुएशन ना आए। ओके अब ये जो चीजें हो रही हैं, मतलब चाहे बच्चों की तरफ से हो रही है, चाहे स्कूल स्टाफ की तरफ से हो रही है, या टीचर अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, सो वो जो भी चीजें हैं जो एससी चिल्ड्रन के साथ हो रही हैं उनका टाइमली डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है। यानी आप उनको डिटेक्ट तो कीजिए, और डेफिनेटली ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कई बार डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेड बिहेवियर की तरह हो जाता है, मजाक मजाक में हम कुछ बोल जाते हैं, कई बार जो है वो अननोटिस्ड हो जाती हैं चीजें, ठीक है, सो एंड अनचैलेंज्ड बाय द मेजॉरिटी। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है, इसलिए टाइमली डिटेक्ट करना पड़ेगा चीजों को ताकि टाइमली हम उनको ठीक भी कर सकें। फिर फाइंडिंग वेज ऑफ लिसनिंग टू चिल्ड्रंस वॉइस इज क्रूशियल टू दिस एक्सरसाइज। बच्चों की आवाज सुननी, उनके व्यूज सुनने, थॉट प्रोसेस जानना वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। सो हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम चाहे जैसे भी हो बच्चा शेयर करे और हम अलग अलग तरीके से उसकी बात सुन पाए। सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग ऑन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। तो स्कूल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे ही हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ भेदभाव उनको फील हो रहा है, तो वो रिपोर्ट कर सके स्कूल लेवल पे। तो ऐसा एक सिस्टम हमें वहां पर बनाना पड़ेगा ताकि हम इंक्लूसिवनेस को बेटर तरीके से प्रमोट कर पाए। ओके, फर्दर है नॉर्म्स फॉर क्लासरूम इंटरेक्शन। कई बार क्लासरूम इंटरेक्शन में भी क्या होता है, जैसे सिटिंग पैटर्न हो गया, कई बार बच्चे जो है चाहे आगे ही बैठा हो, अगर वो ऐसे चिल्ड्रन है तो बच्चे इतने बुली करते हैं कई बार कि उसको उठा के पीछे भेज देंगे। ठीक है, तो वो जो सिटिंग पैटर्न है वो कास्ट के बेसिस पे या कम्युनिटी या जेंडर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो जो नाली काली मॉडल है, नली काली मॉडल, तो उसमें क्या है, मल्टी लेवल की, ये मल्टी लेवल लर्निंग की बात हुई, किसमें, कर्नाटका में ये मॉडल शुरू किया गया मिड 90s में, ताकि जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके लिए कि बच्चे ग्रुप बेस्ड ना बैठ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, वर्थ अडॉप्टिंग एज इट अलाउज चिल्ड्रन टू सिट इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं है, मान लो ये बोल दिया कि जिनके ना 60% से ऊपर मार्क्स आए वो इस लाइन में बैठेंगे या वो आगे बैठेंगे इन बेंचेस पे या जैसे भी। सो लर्निंग के बेसिस पे तो ग्रुप बन गया, चलो कोई बात नहीं, बट कास्ट या जेंडर के बेसिस पे ग्रुप नहीं बनना चाहिए कि कास्ट बेसिस पे कि मान लो अच्छा सेम कास्ट के बच्चे हैं तो वो साथ में बैठ रहे हैं, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे उनका जो है वो ग्रुप बन गया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इससे बेटर है कि लर्निंग का लेवल क्या है बच्चे का, उस बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग की जाए। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, अगर लर्निंग के लेवल की वजह से बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, स्पेसिफिकली जो लोअर कास्ट से है उनको ये मोटिवेशन मिलेगा कि अगर वो अच्छे से पढ़ते लिखते हैं तो वो उस बैरियर को, जो सोशल लेवल पे जो बैरियर है उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। को करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमें सबको इंक्लूड करना है, चाहे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, ड्रामा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब सोशल बैरियर्स की बात आती है। ठीक है, सो इसलिए इनके जब को करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो उसमें भी हमें ध्यान रखना है चीजों का। टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है जब हम स्कूल लेवल पे बात करते हैं। सो टीचर जो है वो क्या करे, इंश्योर करे इंक्लूजन को, और सबसे पहले तो टीचर ही डिस्क्रिमिनेशन ना करे बच्चों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ इधर कास्ट और रिलीजन और समथिंग एल्स। ओके, सो वो टीचर को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बिकॉज टीचर एक की फिगर है ये चीजों का ध्यान रखने में। सो टीचर की सेंसिटाइजेशन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ड्यूरिंग प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोग्राम्स। ओके, तो जो स्पेशली इन सर्विस ट्रेनिंग होती है बीच बीच में, उस दौरान भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो है एससी स्टूडेंट्स की या एसटी स्टूडेंट्स की, वो कैसे उनको मद्देनजर रखते हुए कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं, ये चीज भी उनको ड्यूरिंग द सर्विस यानी जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उस दौरान सिखाई जानी चाहिए। ओके, कि वो कैसे टैकल करें चीजों को। सम नॉर्म्स रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट्स या अब्यूज, तो वो ना हो, मतलब वो होता है ना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसकी। तो स्पेसिफिकली आरटीई की तरफ से ये चीज बोली गई थी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब आप बच्चे को मार पीट नहीं सकते। ठीक है, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, अब्यूज नहीं करना है बच्चे का, तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट्स, बिकॉज कास्ट के बेसिस पे वो ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं। ओके,
देन है जी डेफिनेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हमें पड़ेगी एलिमेंट्री स्कूलिंग इन डिस्ट्रिक्ट जहां पे एससी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जहां एससी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्री स्कूलिंग का बना के देना है डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, प्लस जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ऐसे स्टूडेंट्स को लर्निंग से रिलेटेड हो गई या स्कूल में सोशल एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गई, उसके लिए एक सिस्टमेटिक रिसर्च की जरूरत है। हमें पता तो हो एटलीस्ट, सो वो रिसर्च हमें करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे लर्निंग लेवल पे सोशल लेवल पे किस तरीके से किन चीजों को वो फेस कर रही है। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तो हम सोल्व कैसे करेंगे। सो क्या प्रॉब्लम्स है वो जानने के लिए एक सिस्टमेटिक रिसर्च की जरूरत है। ओके, सो ये कुछ एक तरीके हैं इंटरवेंशन के यानी दखल देने के जिनमें आप चीजों को देख सकते हैं, प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही एससी के साथ साथ बात आती है एसटी चिल्ड्रन की। अब इनके अपने अलग इश्यूज होंगे। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे हैं, जो कबीले के बच्चे हैं, जो कि अलग रहते हैं। कई बार होता है कि जैसे घुमंतू लोग होते हैं, नोमैडिक जो पर्सन होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के चक्कर में माइग्रेंट्स होते हैं, नोमैडिक लोग होते हैं। सो वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। बट स्पेसिफिकली जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज की बात आ जाएगी। और ट्राइबल कम्युनिटीज अगर हम पूरे इंडिया की भी बात करें सो वो सिस्टम होमोजेनस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो ट्राइबल कम्युनिटी हर एक स्टेट में है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी या तो है नहीं या फिर बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है, अमाउंट नहीं बोलूंगी, बहुत कम पॉपुलेशन में है। ओके, सो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए हमें इंडिया जो है वो बहुत कंसर्न है ट्राइबल पीपल के लिए, जो कि आर्टिकल 46 में रिफ्लेक्ट बैक भी होता है कि कैसे आप एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। और आर्टिकल 46 डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ओके, अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज है एक तो वो होमोजेनस नहीं है, वेरियस लेवल्स है उनके सोशियो इकोनॉमिक या एजुकेशनल लेवल। सो मेजॉरिटी, बट ये माना गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एजुकेशनल लेवल पे बैकवर्ड ही है। मतलब एसटी की अगर हम बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पढ़े लिखे नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो थोड़े से एजुकेशनली बैकवर्ड ही है। लेकिन जब से हम आजाद हुए हैं तब से हमारा ये था कि हम एफर्ट्स करें कि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हम उनको लेके आ सके। इसके लिए डीपीईपी में भी जो है काफी स्पेशल मेजर्स जो है वो लिए गए। स्पेसिफिकली जो नोमैडिक नेचर है इन कम्युनिटीज का, वो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में जो है वो मजबूर करता है। काम के लिए हो गया, चाहे वो नेबरिंग स्टेट में जा रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं। सो वो जो इश्यूज हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। अब इससे बच्चों को सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है कि वो क्या करें। तो जैसे अगर आपको याद हो तो हमने शुगर केन माइग्रेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकली कि माइग्रेंट्स जो है वो इधर उधर जाते हैं, तो उसके लिए हमने सेकेंड सेमेस्टर स्कूल शुरू किए थे, अगर आपको याद हो तो, कि वो एक ही सेमेस्टर चलेंगे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो इस पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे और अगर हम उनको एजुकेशनल लेवल पे अपवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे उनको लेके जाना चाह रहे हैं, सो हमें स्पेशल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। हमें स्पेशली चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। जो नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, उनको फिर वहां जाके उन्हीं के एनवायरमेंट में जाके भी पढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब बहुत सारे इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं। जैसे हम उनकी मदर टंग में टेक्स्ट बुक्स निकाल सकते हैं ताकि जो लैंग्वेज उनको समझ आ रही है उस लैंग्वेज में बुक्स उनके पास अवेलेबल है। हम एक ब्रिज लैंग्वेज इन्वेंट्री जो है फॉर द यूज ऑफ टीचर्स कर सकते हैं, यानी कि टीचर्स के लिए हम उनकी भाषा टीचर्स समझ पाए ऐसा कोई ब्रिज कोर्स भी करवा सकते हैं लैंग्वेज का। हम आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज या क्रैचेस जो है स्कूल्स में जो ट्राइबल एरियाज के पास है वहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि जो गर्ल्स हैं आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू बेबी सिटिंग। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि अच्छा घर में छोटा बच्चा है तो लड़की तो नहीं जाएगी ना स्कूल, वो संभाल लेगी इसको। सो वो चीज ना हो इसलिए क्रैचेस बालवाड़ी आंगनवाड़ी हो ताकि उस बच्चे को वहां छोड़ा जा सके और घर में जो भी लड़कियां है वो पढ़ाई के लिए जा सके। स्पेशल ट्रेनिंग जो है नॉन ट्राइबल टीचर्स के लिए टू वर्क इन ट्राइबल एरियाज, अगर आपने कभी फोकस किया हो, जैसे मान लो आश्रम स्कूल्स हैं, सो उनमें ये बोला जाता है स्पेसिफिकली प्रेफरेंस दी जाती है उसी स्टेट के स्टूडेंट्स को। मतलब उसी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बनना चाह रहे हैं तो वही अप्लाई कर पाते हैं उन स्कूल्स के लिए। ओके, अगर आप नॉन मतलब दूसरे स्टेट के हैं या नॉन ट्राइबल एरिया है, आप मतलब आपके स्टेट में कोई ट्राइबल नहीं रहता, कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, सो उनको जो है वो नहीं प्रेफर किया जाता यूजुअली
बट स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो नॉन ट्राइबल टीचर्स को दी जाए ताकि वो ट्राइबल एरियाज में काम करने के लिए काबिल हो, उनकी जो डायलेक्ट है, बोली है वहां की, उसको समझ पाए। ओके, तो स्कूल या जो ईजीएस लाइक अल्टरनेटिव फैसिलिटीज जो है वो भी सेटअप की जानी चाहिए 1 किलोमीटर ऑफ ऑल हैबिटेशंस की। मान लो यहाँ पे ट्राइबल एरिया रहता है, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स जो है, कबीले जो है वो रहते हैं। सो उसके विद इन 1 किलोमीटर जो है हमें कोशिश करनी है कि जितने भी हैबिटेशंस हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, उनके आसपास के 1 किलोमीटर में कोई ना कोई या तो स्कूल हो या जो है एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत कोई अल्टरनेटिव हम वहां प्रोवाइड करवाएं, तो वो चीजें होनी चाहिए। ओके, अपग्रेडेशन करना है हमें, ये जो ईजीएस है उनका रेगुलर स्कूल्स में। स्पेशल मेन स्ट्रीम कैंप्स जो है हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो आउट ऑफ चिल्ड्रन हो गए हैं, स्कूल हो गए हैं बच्चे, मतलब जो स्कूल से आउट हो गए हैं, कि आए तो थे वो बट उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, तो उसके लिए भी हम अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन कंपोनेंट के अंडर चीजें कर सकते हैं। AIE या फिर ईजीएस एजुकेशन गारंटी स्कीम, तो इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। महिला सामुख्य लाइक इंटरवेंशंस जो है इनोवेशन फंड के, फ्रॉम द इनोवेशन फंड, कि जो भी इनोवेशन फंड है उससे हम कुछ इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं, कोई और स्कीम चला सकते हैं, कोई अलग चीजें हम करने की ट्राई कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ प्रोसेस बेस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद अ फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड SC/ST पेरेंट्स। सो हम प्रोसेस बेस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, कि हम मतलब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हैं ताकि वो बेटर तरीके से हम चीजों में इंटरवीन कर पाए। हम फाइनेंशियल प्रोविजंस कर सकते हैं, मतलब पॉइंट ये कि हम कुछ इंटरवेंशन के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे हमने फ्री टेक्स्ट बुक्स जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करा दी, फ्री हॉस्टल दे दिया जो ST स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, टॉयलेट आइटम्स, नोटबुक, यूनिफॉर्म, सब चीजें हमने फ्री प्रोवाइड करवा दी। सो उनके लिए क्या है कि बस आना है और पढ़ना है, तो हम बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं कम्युनिटी लीडर्स के लिए, ताकि वो भी एक वो होता है ना स्कूल मैनेजमेंट कैपेसिटी जो है डेवलप करने के लिए हेल्प करें, या ब्लॉक या जो रिसोर्स क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स हैं उनको इफेक्टिवली जो है वो सुपरवाइज कर पाए। सो वो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम एडिक्वेट टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स जो है भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। हम जो स्कूल या टीचर है उनके लिए ग्रांट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ताकि उनके मतलब अगर जैसे कई बार होता है ना, अगर आप फौज में हैं तो अगर आप किसी टफ लोकेशन पे ड्यूटी देते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो जो जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहे होंगे जवान, उनको कंपैरेटिवली कुछ एक अलाउंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। सो वैसे ही जो ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हो उन टीचर्स को आप थोड़ा सा अलाउंस ज्यादा दे दीजिए, ग्रांट्स दे दीजिए, तो वो सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो सारी चीजें भी जो है एजुकेशन ऑफ ST चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ओके, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, स्पेसिफिकली आश्रम स्कूल्स को। तो आश्रम स्कूल्स जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं सेकेंडरी लेवल तक, किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उन्होंने एक प्रोग्राम जो है कि आप इंप्रूव कर सके साइंस और मैथमेटिक्स एजुकेशन की क्वालिटी आश्रम स्कूल्स में। सो वो वहां पे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की, ओके, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, और उसके तहत फिर एक जो है प्रोग्राम चलाया गया। क्या प्रोग्राम? आउट ऑफ होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन 1993 से 1997 तक 3 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सह्याद्री रेंज जो है वेस्टर्न पार्ट पे, वहां पे मतलब पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं हम ये। सो उस रेंज में ये चीजें शुरू की गई, क्योंकि जो पहाड़ वगैरह है उन एरियाज में ज्यादा रहेंगे ना ST चिल्ड्रन, तो वहां ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ट्राइब्स तो वही रह रही हैं। तो जो सह्याद्री रेंज है, सह्याद्री, वहां पे मतलब ये पहाड़ों की रेंज है, तो वहां पे जो है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में क्या चलाया गया, ये प्रोग्राम चलाया गया, और इस प्रोग्राम ने 3 चीजों पे फोकस किया, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पे, टीचर ट्रेनिंग पे, और चाइल्ड इंटरेक्शन पे, ताकि लोग जो है मतलब चीजें एक दूसरे से मिलजुल के सीखी जा सके और हम एक पोटेंशियल जो है बच्चों का निकाल के सामने ला सके। ओके, देन बात आती है जी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इनके बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं देखा जाए तो जो स्पेशल नीड है उनकी, तो स्पेशल तरीके से ही हमें उस नीड को फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, इसी के साथ साथ जो सर्व शिक्षा अभियान था हमारा, उसने 0 रिजेक्शन पॉलिसी जो है अडॉप्ट की थी। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। 0 रिजेक्शन पॉलिसी मतलब कि स्कूल में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो किसी भी रीजन की वजह से आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि आपका एडमिशन
एडमिशन नहीं हो सकता। उसको एडमिट करना है स्कूल में, उसको आने के लिए प्रोत्साहित करना है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना है, तो रिजेक्ट नहीं करना है किसी को भी। ओके तो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में काफी चीजें बोली गई थी। एफर्ट्स करने हैं हमें टू अडेप्ट द करिकुलम, ताकि जो CWSN है उनके लिए हम बेहतर करिकुलम जो है वो बना पाए। ओके रिलैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू इवेल्युएशन या फिर एग्जामिनेशन, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो या ध्यान हो तो मान लो कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है या स्पेशली एबल्ड है, सो उनके लिए एग्जाम टाइम पे भी इवेल्युएशन क्राइटेरिया या एग्जामिनेशन पे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, या फिर मान लो कोई ब्लाइंड है और लिख नहीं पाएगा तो उसको राइटर मिल जाएगा लिखने के लिए। ठीक है सो वो सारी चीजों का, विजुअली इंपेयर्ड बोलना बेटर रहेगा आई थिंक। ठीक है सो आई एम सॉरी फॉर द यूज ऑफ दैट वर्ड, बट विजुअली इंपेयर्ड जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो है क्या क्या चीज है, हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इवेल्युएशन या एग्जामिनेशन के लिए कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है अलोंग विद कम्युनिटी की हेल्प, वो भी चीजों को, या जो आर्किटेक्चरल बैरियर है स्पेसिफिकली कि मान लो चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, अब अगर कोई व्हील चेयर पे है तो वो अपने आप से नहीं चढ़ पाएगा, अब उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी, जो कि नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर स्पेशली एबल्ड, वो डिसेबल्ड नहीं है स्पेशली एबल्ड है, तो उनके लिए उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने की जरूरत है। ओके यानी रैंप्स बनाने की, या हैंड रेल, या टॉयलेट को मॉडिफाई करना, अरेंजमेंट्स करना क्लासरूम में कि वो अपने आप जाके अपनी सीट पे जो है सेटल डाउन हो सके। और इन्हीं से रिलेटेड PWD 1995 और RPWD 2016, सो ये दो एक्ट तो बेसिक हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, करवा रखे हैं मैंने। मैं इस जो आपकी ये NIOS की और DSSB की जो प्लेलिस्ट है उनके अंदर भी इनको जो है इंक्लूड कर दूंगी, तो एक बार देख लीजिएगा इनको। ओके देन बात आती है एजुकेशन ऑफ ज्योग्राफिकली रिमोट चिल्ड्रन। ज्योग्राफिकली रिमोट मतलब कि कहीं दूर दराज वाले एरिया में रह रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं ना, अप्रोच रोड पे है ये, तो वो अप्रोच रोड कई मतलब मैंने सुना है हरियाणा में ये वर्ड यूज करते हुए कि अप्रोच रोड मतलब वहां पे ज्यादा, ऐसे तो अप्रोच का मतलब ये होना चाहिए कि इजीली अप्रोचेबल है, बट अप्रोच रोड कई बार मैंने कहते हुए सुना है बचपन में हमेशा कि ये गांव का रोड ना अप्रोच रोड है, यहाँ पे बहुत जल्दी से कोई बस वस नहीं आती, या इधर से होके कोई बस नहीं जाती। ठीक है मान लो एक सुबह आ गई एक शाम को आ गई, ऐसे वाली सिचुएशन। सो वो ज्योग्राफिकल लेवल पे आप कहां रह रहे हैं, तो वहां पे क्या स्कूल अवेलेबल है नहीं है, तो उन सिचुएशंस को देखते हुए कि आप जहां रह रहे हैं आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से रिमोट एरिया में है आप। ओके सो उसके लिए भी हमें एजुकेशन गारंटी स्कूल्स जो है वो बनाने पड़ेंगे इन अनसर्व्ड हैबिटेशन, जहां पे सर्विस नहीं दी गई है, मतलब वहां पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, तो वहां के लिए हमें एजुकेशन गारंटी स्कूल्स, अच्छा मैंने स्कीम लिख दिया, वैसे एजुकेशन गारंटी स्कीम भी है जिसके लिए आपको एजुकेशन गारंटी स्कूल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके सो एजुकेशन गारंटी स्कूल्स या फिर अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, कोई ऐसा रास्ता आप ढूंढे, ठीक है, या ऐसे सेंटर्स आप बनाए, EGS और AIE सेंटर्स भी होते हैं ठीक है, तो वो जो सेंटर्स है वहां पे फिर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है क्योंकि वहां पे स्कूल्स नहीं है, तो स्कूल्स नहीं है तो सेंटर्स खोल दीजिए, मतलब स्कूल इज लाइक बड़े लेवल पे थोड़ा सा ना, बट अगर सेंटर की बात कर रहे हैं तो छोटे लेवल पे भी चीजें, बट पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ओके सो ये जो एरियाज है ज्योग्राफिकली रिमोट एरियाज, वहां के लिए डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी और फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल पैरामीटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी कि हम कैसे मैनेज करें चीजों को। 4 ब्रॉड एरियाज हैं जिन पे फोकस किया जाना चाहिए। एक तो फुल टाइम कम्युनिटी स्कूल जो है वो होना चाहिए स्मॉल अनसर्व्ड हैबिटेशन में, यानी छोटे एरियाज हैं बट वहां पर स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे फुल टाइम कम्युनिटी स्कूल अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ चिल्ड्रन थ्रू ब्रिज कोर्सेज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन, ये मान लो आपको बच्चे को किसी रेगुलर स्कूल में लेके आना है तो एक ब्रिज कोर्स करवा दीजिए, जैसे 45 डेज के ब्रिज कोर्स की हमने बात की थी, क्या नाम था उस कोर्स का, अगर आपने नोट्स बनाए हो NIOS का और सारा मटेरियल अभी तक जो करवाया है वो देखा हो, सो मुझे बताइएगा कि जो ब्रिज कोर्स की शायद 1-2 क्लास पहले ही बात की थी मैंने। सो 45 डेज का भी एक ब्रिज कोर्स था, उसकी बात की थी हमने कि पहले 45 डेज तक बच्चे को आप ब्रिज करने के लिए, मतलब मान लो उसने 2nd क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अब उसकी एज ऐसी है कि वो 5th क्लास में होना चाहिए, सो उसको 5th क्लास में एडमिशन देने से पहले एज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक ब्रिज कोर्स करवा देंगे उसको पर्टिकुलर डेज का, ताकि वो 5th में आके जब उसको चीजें पढ़ाई जाए वो उसको समझ आ जाए। ओके
स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज फॉर स्पेशल ग्रुप, जैसे चाइल्ड लेबर है या स्ट्रीट चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या गर्ल्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी या माइग्रेंट फैमिलीज के जो बच्चे हैं, तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक अलग स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। तो उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। इनोवेटिव प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं हम। तो इनोवेशन जो है कैन बी इन द एरिया ऑफ पेडागोजिक प्रैक्टिसेस, चाहे करिकुलम है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, टेक्स्ट बुक है। सो इन एरियाज में हमें इनोवेशन का स्कोप ढूंढना चाहिए। ठीक है, फर्दर चले तो अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, यानी अर्बन एरियाज में तो वो रह रहे हैं लेकिन डिप्राइव्ड हैं स्पेसिफिकली। तो अब अर्बन लेवल पे जो पुअर चिल्ड्रन है उनकी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कुछ एक स्लम में रह रहे हैं या रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रह रहे हैं। मतलब मान लो कहीं से आए वो मतलब ये लगा लो किसी एरिया में ना बहुत ऐसे बाढ़ वाड़ आ गई, ठीक है, अब उस एरिया में रहने लायक नहीं है सिचुएशन, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सो वहां से उनको कहीं और सेटल करना, यानी उनको अपनी जगह से दोबारा से कहीं और सेटल कर रहे हैं, तो वो रीसेटलमेंट हो गया उनका। तो उनकी अगर कोई कॉलोनी बनी हुई है तो वो हो सकती है। चाइल्ड जो लेबर है, चाइल्ड वर्कर्स हो सकते हैं, लेबरर्स, जो कि बच्चे डोमेस्टिक सर्वेंट में या कहीं ना कहीं काम करते हैं। ओके, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो सकते हैं या सेक्स वर्कर के बच्चे हो सकते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे, ठीक है, जो बच्चे रिमांड होम्स में या जुवेनाइल होम्स में या इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाली जगह पे है, मतलब बच्चे हैं वो, यानी 18 साल से नीचे तो वो है। अगर जुवेनाइल की बात करेंगे तो 16 साल की बात आती है बच्चे की, कि 16 साल से नीचे वाले जो एज के ग्रुप के हैं उनको हम बच्चे बोलते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन बोलते हैं। 16 से ऊपर हम उनको अडल्ट ही मानेंगे अगर कोई क्राइम करते हैं तो वो, ठीक है। तो वो जुवेनाइल होम्स 16 से नीचे वालों को जहां भेजते हैं, ठीक है, रिमांड होम्स हो गए। सो वहां पे जो बच्चे हैं या जो चाइल्ड बेगर्स हैं या अर्बन पुअर हैं विद डिसेबिलिटी या विद स्पेशल एबिलिटी, तो वो जो सिचुएशन है ये सारे के सारे अर्बन डिप्राइव्ड में आ जाएंगे और इनकी अपनी पर्सनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स है। तो इनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अगर हम देखें ना, तो इनको एजुकेट कर पाना एक कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाए, मतलब एक कॉम्प्लेक्स काम हो गया। उसके लिए हमें पहले तो रिलायबल डाटा चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होता। मतलब कौन कितने हैं, कि कितने स्ट्रीट चिल्ड्रन है, कितने स्लम चिल्ड्रन है, कितने जो है वो अर्बन पुअर है विद डिसेबिलिटी, या कितने माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वे के बाद भी इकट्ठी नहीं हो पाती बहुत बार, ठीक है। तो वो रिलायबल डाटा हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव्स है कि वो बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ठीक है, कि इंसेंटिव मतलब कि यहाँ पे ये बोलेंगे कि हम अपना कमा लेंगे ना, हमें वहां जाके क्या ही मिलेगा। तो वो इंसेंटिव नहीं है, इनके पास कोई रीजन नहीं बचता स्कूल जाने का। ओके, कई बार हम सोचते हैं कि स्कूल जाने का क्या रीजन है, मतलब पढ़ाई तो सबके लिए जरूरी है ना, बट कई बार इन लोगों को वो चीज समझ नहीं आती, क्योंकि पहले तो आप पेट देखेंगे ना, भूख देखेंगे आप पहले, ठीक है, पहले थोड़ा ना एजुकेशन देखेंगे। जैसे हमने इसीलिए मिड डे मील भी चलाया था कि चलो दिन के लिए तो उनका खाना मिल रहा है, वो भेजेंगे स्कूल। सो वो इंसेंटिव की कमी जो है वो बहुत बार यहाँ पे दिखाई देती है। ऐसे ही वर्किंग चिल्ड्रन, तो जो वर्किंग चिल्ड्रन है, वैसे तो चाइल्ड लेबर जो है वो इंडिया में बैन है, ठीक है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे जो है वो एम्प्लॉयड हैं, मतलब पनिशेबल होना चाहिए, बट स्टिल करते हैं काम। आप हम लोगों ने भी देखी हैं चीजें ना, ठीक है। तो वो जो पॉवर्टी है वो एक रीजन बन जाती है बच्चों को उन काम में धकेलने का, कि भाई घर में अगर 3 लोग हैं, अगर तीनों थोड़ा थोड़ा कमा के नहीं लाएंगे जैसे तैसे करके, तो घर में खाने का कैसे चलेगा। तो वो जो सिचुएशन है जहां पर वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, बट हमारा मोटो तो उनको पढ़ाना है ना, तो हम उनको कब पढ़ाएंगे, अगर वो दिन में बिजी है तो हमें नाइट में पढ़ाना पड़ेगा। सो हमें नाइट स्कूल्स जो है, मतलब उनकी रियल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम्स का, कि उनको मतलब रियल सोल्यूशन देखा जाए तो ये है कि या तो जो आउट ऑफ उनको वर्क से निकालिए और स्कूल में एनरोल कीजिए, लेकिन ये सोल्यूशन फिजिबल तो नजर नहीं आता ना। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बचता है नाइट स्कूल्स का, कि आप रात में जो है स्कूल उनके खुलवाइए, कि रात में पढ़ाया जाए। आपने कई बार किसी मूवी में या किसी वेब सीरीज में जरूर देखा होगा कि जो एनजीओज वगैरह हैं वो क्या करते हैं, या फिर कोई कुछ एक स्टूडेंट्स जो मान लो कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम बच्चों की हेल्प करें, तो वो रात के टाइम पे उनको पढ़ाने जाते हैं, रात के टाइम पे उनकी क्लास लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, नाइट स्कूल्स। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है वर्किंग चिल्ड्रंस के लिए। ओके,
देन है जी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन। अब माइनॉरिटी मेजॉरिटी यूजुअली कास्ट बेसिस पे या रिलीजन बेसिस पे आ जाती है, ओके, कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के लोग कम हैं, सो वो माइनर हो गए वहां पे, ओके। सो एजुकेशन जनरली मेजॉरिटी वाले जो मतलब बड़े स्टेटस के लोग हैं ना सोसाइटी में, उनके लिए जरूरी मानी जाती रही है, ये हमने भी देखा है। अगर हम वैदिक सिस्टम की बात करेंगे या उसके बाद की स्पेसिफिकली पोस्ट वैदिक सिस्टम की बात करेंगे, जब जो हमारे ये आ गए थे चार क्या बोलते हैं इनको, मैं वर्ड भूल गई, शरण, पता नहीं, मैं वर्ड पता नहीं स्किप हो गया दिमाग से बिल्कुल ही। तो ये जो हमने बनाए थे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वहां पे शूद्र को जो है वो क्या नहीं था, अलाउड नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वो जो चार हमने चार वर्ण जो बनाए थे, उसमें जो फोर्थ था शूद्र, उनको पढ़ना ही अलाउड नहीं था। सो वो क्या था, मतलब एक जो बाकी मेजॉरिटी स्टेटस है ना, यानी कि स्टेटस अच्छा है जिनका, उनके लिए पढ़ाई थी, ठीक है। तो वो सिचुएशन हमें अब यहाँ पे चेंज करनी है, और जो कि चेंज हो रही है अब काफी टाइम से, स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस के बाद से। सो स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं स्कूल के एनवायरमेंट में, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उस एक्सक्लूडेडनेस के। एक तो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज हो सकती है, हो सकता है उनको समझ ना आ रही हो, मदर टंग में ना हो, ठीक है। एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि मान लो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल कोई और दे रखा है, जैसे अगर टेक्स्ट बुक में दे रखा हो कि मम्मी जो है वो ऑफिस जाएगी और पापा जो है वो घर पे रह के काम कर रही है, सो ये अगर उनके आसपास नहीं हो रहा है तो वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उस एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो वो अनफेमिलियर सा हो जाएगा, ये रीजन हो सकता है उनको ना समझ आना, और फिर जो है एक एक्सक्लूडेडनेस फील करना, ठीक है। प्री कंसीव्ड नोशंस भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो उस वजह से क्या हो सकता है, पहले से ही हम कि हाँ ये वाली कास्ट है तो ऐसे ही होंगे लोग, या ऐसे हैं, मतलब मान लो पर्टिकुलरली कोई भी कास्ट है या पर्टिकुलर कोई रिलीजन है, सो कई बार हमारे अंदर ही बिना उनको जाने ही हमारे नोशंस बन जाते हैं, ओके। जो हमने एनसीईआरटी जब पढ़ी थी हमारी साइकोलॉजी वाली, उस टाइम पे भी चीजें पढ़ी थी इसमें कि कैसे स्टीरियोटाइप्स बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स माइट फाइंड द कंटेंट इररेलेवेंट, तो ये भी हो सकता है कि हमारे लाइफ में कहाँ काम आएगा ये कंटेंट, सो वो एक इररेलेवेंसी भी उनको फील हो सकती है, जिस वजह से वो एक्सक्लूडेड फील करें। अब इसके लिए एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम की बहुत जरूरत है, और एक प्रोजेक्ट यानी OER4S, ये याद रख सकते हैं फुल फॉर्म, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स फॉर स्कूल्स, ओके। तो ये जो है ये शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट जो है वो किसके अंडर, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन यानी HBCSE, नेशनल सेंटर है ये ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, किसके लिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन। सो उन्होंने रिसेंटली जो है एक फ्री नॉलेज रिसोर्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश की। अगर आप जाके देखेंगे वेबसाइट पे www.gknowledge, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, मुझे ऐसे लगा था कि ये स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, बट नहीं, अगर आप ये लिंक जो है डाल के देखेंगे गूगल पे तो आपको जो है वो वेबसाइट मिल जाएगी आराम से, और उस वेबसाइट पे आपको अलग अलग चीजें और प्रोजेक्ट्स वगैरह नजर आएंगे, ओके। सो एक ये इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, एक हमें ओपन एजुकेशनल रिसोर्स डेवलप करने, जैसे इग्नू का ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, या फिर NIOS का जो मटेरियल जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक ओपन एजुकेशन रिसोर्स है देखा जाए तो, यानी ओपनली सब लोग इसको यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। देन प्रोजेक्ट जो है वो फंड किसने किया, राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एंड इज इम्प्लीमेंटेड ज्वाइंटली, किसके साथ मिलके, ये जो हमने होमी भाभा सेंटर की बात की, एक महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आई कॉन्सेंट यानी इंडियन कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो फुल फॉर्म है, जैसे आई कॉन्सेंट की फुल फॉर्म MKCL की और HBCSE की, थोड़ा सा आपको आइडिया हो ताकि अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए बहुत डीप में तो आपको पता हो कि क्या है, ऐसा ना हो कि कभी सुना भी नहीं आपने, ओके। सो जो प्रोजेक्ट का एम है वो डेफिनेटली सुटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है स्कूल्स में, किसके लिए, साइंस और मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली, कि उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें चीजें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ओवर द पास्ट डेकेड ये जो हमारा MKCL है, इन्होंने एक ब्रांड डेवलप कर लिया है डिस्ट्रीब्यूटेड क्लासरूम्स का, जहां पे ये वेबसाइट मतलब दैट मेक द वेबसाइट डाटा अवेलेबल, किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो वो सारा का सारा डाटा जो है वो हमें वहां पे मिल जाएगा। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें एक एजुकेशनल जो एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम है उसकी जरूरत है, जो कि यहाँ पे ये www.gknowledge ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर देखेंगे इसको तो ये आपको मिल जाएगा।
देन बात आती है जी इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इसमें बहुत ज्यादा डीप में अगर हम जाएंगे तो वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, इसलिए मैं यहाँ इसको नहीं करवा रही हूँ, ऐसे बहुत लंबी रिपीटेडली लंबी क्लास खिंच जाएगी। सो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब भी बात आती है तो मैं इसमें कुछ एक वीडियोस जो है आपकी ऐड कर दूंगी, उनको देख लीजिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये यूजुअली बीएड में तो पूरा का पूरा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल करके हमारा सब्जेक्ट ही होता है। सो मैं कुछ एक चीजें इंक्लूड करूंगी आपके प्लेलिस्ट में, एनआईओएस की में भी और DSSB के में भी, तो वो आप देख लीजिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, ठीक है जी। देन अच्छा एक और चीज, चिल्ड्रन मतलब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 18 साल से नीचे के बच्चों को हम बच्चा बोलते हैं, ठीक है। 18 साल से नीचे की जो एज है उनको हम बच्चा बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। तो जितने भी लोग 18 साल से नीचे हैं उनका एक गारंटीड राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो कि कब इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 21A में इंक्लूड किया गया। सो वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये बच्चों के राइट्स को ही प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 24 की बात करेंगे तो किसी हज़ार्डियस जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते 14 साल से नीचे के बच्चे, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना जो कि नुकसानदायक हो उनके लिए। एक राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशन अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। सो ये 39E में भी मेंशन किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो कि हम फंडामेंटल राइट और DPSP में पढ़ते हैं। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं हमारे और DPSPs क्या है, सो मैं इसमें प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियोस जो है वो ऐड कर दूंगी। मेक श्योर आप एक जनरल नॉलेज के लिए भी, और आपके तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसके लिए आप ये दोनों जो लेक्चर्स हैं फंडामेंटल राइट के और DPSP के वो देख लें, ताकि आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ये बेहतर तरीके से समझ आ सके। ओके, क्योंकि आर्टिकल हमें पता है ना कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल तक से लेके कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स है, देन फिर फर्दर DPSPs कौन से आर्टिकल्स में है। सो वो आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए ये बहुत बेसिक है कि आपको फंडामेंटल राइट और DPSP के बारे में पता हो। अब ये यहाँ पे बोल रखा है, जैसे आर्टिकल 24 में तो हज़ार्डियस जगह वो नहीं करेंगे, 39E में बोल रखा है कि हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है उनका अब्यूज होने से और उनको फोर्सफुली किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में या ऑक्यूपेशन में डालने से बचाना है जिसमें उनकी एज के हिसाब से या स्ट्रेंथ के हिसाब से वो सही नहीं है। ओके, लेकिन अब ये DPSP जो आर्टिकल 39 है ना, ये DPSP में आता है, जो कि मतलब फंडामेंटल राइट और DPSP में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है कि मान लो आपको 6 से 14 साल के आप बच्चे और एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिम्मेदार होता है कि फंडामेंटल राइट्स पूरे हो बच्चों के। सो वहां पे अपील की जा सकती है, पिटीशन दायर की जा सकती है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चे और उनको पढ़ाई नहीं मिल रही है, ठीक है। बट DPSP क्या हो जाती है, जो कि ये 39 वाला जो आर्टिकल है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये इसलिए बनाए गए थे DPSP ताकि जब भी गवर्नमेंट के हाथ में चीजें हो, इकोनॉमिक अच्छी हो हमारी, मतलब इकोनॉमी अच्छी हो, उस टाइम पे आप इनके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। बट ये इनके लिए हम जो अगर इनका हनन हो रहा है, मान लो फोर्सफुली किसी बच्चे को डाला जा रहा है एम्प्लॉयमेंट में या ऑक्यूपेशन में, सो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। देन इन सब के अलावा कुछ एक मेजर जो है वो किसके लिए कुछ एक राइट्स है, अदर वो कोई भी एनी अदर अडल्ट मेल और फीमेल, जैसे राइट टू इक्वालिटी है 14, राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है 15 आर्टिकल, 21 आर्टिकल है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जिसको हम राइट टू लाइफ बोल देते हैं। आर्टिकल 46 है कि वीकर सेक्शन के लिए, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए सोशल इनजस्टिस से, कि उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ना हो उनका। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे अगर आप फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बारे में जान लेंगे तो, ठीक है। सो ये हो गया जी हमारा चैप्टर डिसएडवांटेज की एजुकेशन के लिए टीचर्स को प्रिपेयर करना। अगर कुछ समझ नहीं आया है सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.